नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। बच्चों, जिस तरीके से आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था तो उसमें दो टॉपिक आपको बताए गए थे। पहला था राज्यसभा और दूसरा जो था वो लोकसभा। और आज का तो टॉपिक और भी बेहतर है और इसमें तो ये एक तरीके से देखें तो ये बदनाम टॉपिक है और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। मुझे तो लगता है कि संविधान में इसको इसलिए शामिल किया गया ताकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकें। और यहाँ से तो मुझे लगता है कि जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो कोई भी अगर पेपर होगा तो हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आज हम लोग इस नए टॉपिक पर और नई उम्मीदों के साथ चर्चा हम करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम लोग जो है इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें 18 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आज का जो टॉपिक है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कहे गए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इसको बोलते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। दूसरा जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी इसको बोलते हैं। और तीसरा जो है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। तो आज का जो विषय वस्तु है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, दूसरा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और तीसरा जो है एडवोकेट जनरल और इसी में साथ में जुड़ा हुआ सॉलिसिटर जनरल। तो आइए हम लोग बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस पर चर्चा करते हैं और आपके सहयोग की जरूरत है और आप लोग इसको देखिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर है, बिल्कुल इसमें कॉन्सेप्ट पर ही ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें फैक्ट आपको नहीं मिलेगा। और आपको जब इसमें जुड़ने का मौका मिल रहा है तो आप इसको पढ़ना शुरू करिएगा। तो देखिए क्या दे रहा है, निम्नलिखित कथनों पर हम लोगों को विचार करना है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार इसमें करना है भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी के विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा शुरुआत में महान्यायवादी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। जैसे जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जिसको हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी किस पार्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो भाग 5 में है। और जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 76 में है। और जो इसका अपॉइंटमेंट होता है, इसका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, इसकी जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका जो कार्यकाल है वो कोई निश्चित नहीं होता है, इसका कार्यकाल यहाँ पर निश्चित नहीं होता है। और आप बताएंगे कि इसका जो प्रावधान है, मतलब ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बताइएगा ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और इसका कार्य क्या होता है, तो भारत सरकार का प्रथम तथा सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, अर्थात ये न्यायिक सलाहकार है। भारत सरकार का पहला और सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। हमारे महान्यायवादी में और ब्रिटेन के महान्यायवादी में एक अंतर होता है कि उनका महान्यायवादी वो वहाँ के मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, मंत्री भी होता है, महान्यायवादी होता है। और हमारे यहाँ का जो महान्यायवादी होता है ये मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। और इस समय जैसे अगर पूछा जाए कि करंट में इस समय भारत का महान्यायवादी कौन है, तो आप बताएंगे कि इस समय 16वें महान्यायवादी के रूप में उनका नाम है आर वेंकट रमणी। और इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया था वो 1 अक्टूबर
2022 को किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। और देखिए, महान्यायवादी का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और इनको राष्ट्रपति ही लाएगा, राष्ट्रपति ही हटा देगा। और इनका जो सबसे बड़ा कार्य होता है वो भारत सरकार को संवैधानिक और विधिक मामले में मंत्रणा देना होता है। और ये भारत सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में जाकर के मुकदमे की सुनवाई में भाग ले सकता है, संसद के दोनों सदनों में भी भाग ले सकता है। इसे मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब है कि महान्यायवादी क्या है, तो आप बताइएगा कि सबसे बड़ा और प्रथम विधिक अधिकारी होता है। तो इस समय आर वेंकटरमणी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर अपॉइंटमेंट किया गया है। और ये लोकसभा में भी भाग ले सकता है, राज्यसभा में भाग ले सकता है, उसकी समितियों में भी भाग ले सकता है। और ये जहां जहां पर भारत सरकार होगा उन सब की ओर से मतलब जहां जहां पर भारत सरकार होगी वहां पर ये जाकर के सुनवाई कर सकता है। तो देखिए, इसमें इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सेट करना होता है। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये जो भारत का महान्यायवादी है ये लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आर्टिकल 88 कहता है। तो आर्टिकल 88 के अनुसार जो भारत का महान्यायवादी है लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेगा और संसद की समितियों में भी भाग ले सकता है। संसद की समितियों में भाग ले सकता है। जिस समिति में इसकी नियुक्ति की जाएगी वहां पर इसे भाग लेने का अधिकार है। ये कौन सा आर्टिकल है? 88 है। तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है आर्टिकल 88 के तहत, ये सही है। संसद की समितियों में भी भाग ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा संसद में लोक लेखा समिति हो गई, तो लोक लेखा समिति में भी भाग ले सकता है। प्राक्कलन समिति में भी भाग ले सकता है। अर्थात इसको हर समिति में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन ये स्वेच्छा से नहीं है। इसको मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा, सरकार के द्वारा इसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो ये पहला भी सही है। और लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। वह लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, तो मतदान करने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, विचार भी रख सकता है। लोक लेखा समिति या कार्य मंत्रणा समिति या प्राक्कलन समिति, किसी भी समिति का सदस्य भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। मतदान करने के लिए सिर्फ सदस्य होना ही काफी नहीं है, स्थायी सदस्य होना चाहिए। तो जो स्थायी सदस्य होगा वही मतदान करेगा, अन्यथा स्थायी सदस्य नहीं है तो ये मतदान नहीं कर सकता है। तो आप कह सकते हैं मतदान करने का अधिकार इसे नहीं है, बाकी हर एक अधिकार है। तो पहला सही, दूसरा सही और लोकसभा में बोल सकता है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसका थर्ड हो जाएगा, थर्ड होगा, पहले का थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। यहाँ पर इसको आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट पर ही है और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ना होगा, आपको गंभीरता पूर्वक पढ़ना होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं। जब आपको चीजें समझ में आने लगती हैं तो चाहे जितना बड़ा हो कोई भी व्यक्ति, चाहे जितनी भी बड़ी सोच का हो, अगर वह व्यक्ति आपको समझ में आ जाता है, टॉपिक समझ में आ जाता है, चीजें आसान हो जाती हैं। तो देखिए, भारत के महान्यायवादी के विषय में, किसके विषय में? महान्यायवादी के विषय में विचार करना है। तो जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बारे में अटॉर्नी जनरल की जो बातें हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ये पूछ रहा है पहला कि वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। 76A के तहत इसकी नियुक्ति हो जाती है। उसे में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा ये लाइन लिखा हुआ है कि मतलब महान्यायवादी कौन हो सकता है? तो महान्यायवादी वही होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता होगा। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है वही जो है महान्यायवादी हो सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के बारे में जो योग्यता दी गई है
वो योग्यता क्या, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये सब तो आप जान ही रहे हैं। पहली योग्यता सुप्रीम कोर्ट की जज की ये होती है कि वह व्यक्ति जो एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। पहली योग्यता तो वही है कि एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक अगर वो न्यायाधीश रह चुका है तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। अगर मान लीजिए ना हो तो वह एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो तो ऐसा व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है या महान्यायवादी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि महान्यायवादी या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति जो एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। अगर वो न्यायाधीश नहीं है तो एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक यहाँ पर ये एडवोकेट रह चुका हो। अगर ये भी नहीं तो राष्ट्रपति की नज़र में विद्वता हो। तो इसमें यही पूछ रहा है कि विचार कर रहा है, इसमें योग्यता पूछ रही क्या क्या महान्यायवादी कर सकता है। तो अब भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है ये, और उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, ये भी सही है। उसमें संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तो संसद का सदस्य होने की कोई जरूरत नहीं है, तो संसद का सदस्य होना चाहिए, गलत है। संसद का सदस्य होना कोई जरूरी नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर इसे हटाया जा सकता नहीं, इस पर महाभियोग नहीं लगेगा, राष्ट्रपति लाएंगे और राष्ट्रपति ही इसको हटा देंगे, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये तीसरा गलत है, चौथा गलत है। इसलिए गलत है ये तीसरा क्योंकि संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है, और चौथा इसलिए गलत है क्योंकि इसे महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाएगा, बल्कि राष्ट्रपति लाएंगे और राष्ट्रपति ही हटा देंगे। तो पहला सही है, इसलिए सही क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, और दूसरा इसलिए सही है कि जो योग्यता, जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, सेम वही योग्यता जो होती है वो महान्यायवादी की होती है। तो पहला दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत। तो पहला दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आशा कर सकते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए उसी से रिलेटेड ये भी है, अब आपको और भी समझना आसान हो जाएगा क्योंकि ये दो क्वेश्चन उसी के तरीके से तीसरा भी कुछ न कुछ इसमें जरूर मिल सकता है। तो देखिए भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कर्तव्य पूछ रहा, क्या करता है, तो वक्तव्य नहीं, स्टेटमेंट है, वक्तव्यों को पढ़ना है। तो पढ़िए, इसमें आसान है। महान्यायवादी के पद पर नियुक्त व्यक्ति निजी कानूनी वकालत भी कर सकता है। तो देखिए इसमें जैसे मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है या जो महान्यायवादी होता है, तो अगर वो वकालत कर रहा है या वो जज के रूप में काम कर रहा है तो निजी प्रैक्टिस कर सकता है। इसे प्रैक्टिस करने का अधिकार है क्योंकि वो निजी जो ये कानूनी प्रक्रिया है वो कर सकता है, क्योंकि ये सरकार का हिस्सा नहीं है। तो इसमें इसका किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। अगर इसके पास सरकार के काम नहीं है तो ये कोई सरकारी पद नहीं है, ये मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है, निजी कानूनी वकालत भी कर सकता है। तो इसे लीगल, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया। तो प्राइवेट अगर कोई वकील है और महान्यायवादी है तो ये प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें ये सही है, पहला सही, क्योंकि सरकारी अधिकारी नहीं है, ये निजी कानूनी वकालत कर सकता है, मतलब प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने का अधिकार इसे दिया गया है। तो ये सही है, पहला सही है। वह संसद के दोनों सदनों में बैठने के लिए योग्य होता है, परंतु वह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता है। तो देखिए यह संसद के दोनों सदनों में भी भाग ले सकता है। और मान लीजिए अगर संयुक्त बैठक चल रही है, बैठक दो तरीके से होती है, एक लोकसभा की अलग होगी,
राज्यसभा की अलग होगी। या हो सकता है कुछ ऐसे मसले आ गए जहां दोनों को बुला लिया गया, तो संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है और अलग अलग बैठक में भी भाग ले सकता है। जबकि ये क्या कह रहा, वह संसद के दोनों सदनों में बैठने के लिए योग्य होता है, ये तो सही है, लेकिन वह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता है। ले सकता है भाई, ये संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, अलग अलग भी बैठक में भाग ले सकता है। तो ये कह रहा परंतु वह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेगा, गलत है। दोनों में, ये संयुक्त बैठक में भी भाग लेगा और अलग अलग दोनों में भाग ले सकता है, ये दूसरा गलत है। जब भी सरकार बदले तो महान्यायवादी को उसके पद से इस्तीफा देना अनिवार्य है। ये कहीं नहीं मिलता है कि सरकार अगर बदल जाएगी तो इस्तीफा दिया जाएगा। वो अलग बात है व्यवहारिक तौर पर कि जब सरकारें बदलती हैं तो वो सरकार के बदलने के बाद नई सरकार जब आती तो इनको हटा देती, लेकिन अनिवार्यता है तो ऐसा हमारे संविधान में कुछ कहा नहीं गया है। तो जब भी सरकार बदले तो महान्यायवादी को उसके पद से इस्तीफा देना अनिवार्य है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं भी हमारे संविधान में कुछ भी लिखा नहीं गया है। तो देखिए, महान्यायवादी के पद पर नियुक्त व्यक्ति निजी कानूनी वकालत कर सकता है। अगर वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने वाला है तो कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। वह संसद के दोनों सदनों में बैठने के लिए योग्य होता है, लेकिन वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता है। नहीं भाई, संयुक्त बैठक में भी भाग लेगा और अलग अलग बैठक में भी भाग लेगा, तो ये दूसरा गलत हो जाए, क्योंकि कह रहा कि दोनों संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता। ऐसा नहीं है, ये गलत है, दोनों में भाग ले सकता है। जब भी सरकार बदले तो महान्यायवादी को उसके पद से इस्तीफा देना अनिवार्य है, गलत है, ऐसा कुछ भी हमारे संविधान में नहीं दिया गया। तो दूसरा गलत, तीसरा गलत, सिर्फ और सिर्फ कौन सही? पहला सही है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही है? पहला सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। आशा कर सकते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी महान्यायवादी के बारे में ही है और चीजें अब आपको और भी आसान हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ महान्यायवादी के बारे में यहाँ पर अभी फिलहाल पूछा जा रहा है। तो महान्यायवादी के संदर्भ में, महान्यायवादी के मामले में विचार करना है तो सीधे विचार करिए, यहाँ पर इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सब महान्यायवादी के बारे में आपको विचार करना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम कौन, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा। तो मैंने पहले बता दिया कि वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। अटॉर्नी जनरल बनने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। पहला तो सही है, आप पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं, पहला सही। महान्यायवादी इतना वेतन भत्ता, पारिश्रमिक प्राप्त का मतलब होता है सैलरी, जो इनके सैलरी है, अलाउंसेज है, उसके बारे में बात हो रही, वेतन भत्ता। तो महान्यायवादी को वेतन भत्ता प्राप्त करेगा जो संसद निर्धारित करे। तो महान्यायवादी के वेतन भत्ते को तय करने के लिए संसद जिम्मेदार नहीं है, संसद नहीं करता इनके वेतन भत्ते को तय। संसद की जगह पर कौन यहाँ पर वेतन भत्ता तय करता है? तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति तय करता है। संसद को वेतन भत्ता तय करने का अधिकार नहीं है। और वेतन भत्ता इनको जो मिलता है वो कितना मिलता है इस समय? तो 2,50,000 मिलता है, 2,50,000 इनको वेतन भत्ता दिया गया है। तो 2,50,000 जो इनको वेतन भत्ता मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि इनको वेतन भत्ता किसके बराबर मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर मिलता है। जिसके बराबर योग्यता होगी उसी के बराबर इनको वेतन भत्ता दिया जाएगा। तो दूसरा गलत है। दूसरा इसलिए गलत है, महान्यायवादी के वेतन भत्ते को निर्धारित करने का अधिकार संसद को नहीं, संसद को नहीं, बल्कि वेतन भत्ता कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। कितना मिल रहा है? तो 2,50,000 रुपए इनको वेतन भत्ता यहाँ पर दिया जा रहा, लेकिन राष्ट्रपति तय करेगा, संसद नहीं तय करती है। ये गलत है। तो देखिए इसमें पहला इसलिए सही है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता रखता है वही महान्यायवादी के जज होने, महान्यायवादी की नियुक्ति होने की योग्यता रखता है। पहला सही और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए गलत हो जाएगा, संसद तय नहीं करेगा बल्कि प्रेसिडेंट तय करेगा। पहला सही है तो पहला ऑप्शन ये सही हो गया, फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। गलत इसलिए संसद नहीं, राष्ट्रपति करेगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। महालेखा परीक्षक
तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये पार्ट किस में है, तो पार्ट 5 में दिया गया है। आर्टिकल इसका टोटल मिला करके 148 से लेकर के 151 तक दिया गया है। और इसका जो प्रावधान है ये कहाँ से इसकी नकल की गई है, ब्रिटेन से की गई है। ब्रिटेन ने ही इसको आज़ादी से पहले ही शामिल कर लिया था। 57 में इसका मतलब पद था और 29 में इसे लागू 35 में इसे स्पष्ट रूप से लागू किया गया था। और इसकी जो नियुक्ति होती है तो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और कार्यकाल इनका जो होता है तो कार्यकाल इनका जो होगा वो 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। रिटायर्ड होने की उम्र तो उम्र इनकी कितनी होगी, तो आप बताएंगे 65 होगी। और इनको साबित कदाचार, प्रूव मिसबिहेवियर, साबित कदाचार तथा असमर्थता, इनकैपेसिटी, असमर्थता और साबित कदाचार के आधार पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा आर्टिकल 124D के तहत इनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो महालेखा परीक्षक का काम क्या होता है, तो आय व्यय का लेखा जोखा करेंगे। भारत की जो समस्त फाइनेंशियल सिस्टम है वो किसके नियंत्रण में होती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नियंत्रण में होती है। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, और उसमें अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है तो फिर तत्काल ज़्यादा खर्च के लिए चेतावनी देने का अधिकार किसे है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के हाथ में ये है। और जो ये रिपोर्ट तैयार कर देता महालेखा परीक्षक, उस रिपोर्ट को जांच करने का अधिकार लोक लेखा समिति को है। तो यही पूछ रहा है कि महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक है, एक मित्र और मार्गदर्शक है। तो जो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये किसका गाइड करता है, इसे गाइड करने का अधिकार किसे है, प्रवर समिति को गलत है, प्राक्कलन समिति को गलत है, प्रधानमंत्री भी गलत है, बल्कि ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या लोक लेखा समिति का पद प्रदर्शक है। ये पद प्रदर्शक भी होता है और निर्देशक भी होता है। इसे वॉचडॉग भी कहते हैं। भारत सरकार का जो प्रहरी माना जाता है, प्रहरी या वॉचडॉग, ये किसे कहते हैं, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को करते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो कुल सदस्य जो होते हैं वो 22 होते हैं। कुल सदस्य की संख्या 22 होती है। 22, 15 लोकसभा से आएंगे और 7 राज्यसभा से आएंगे। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा याद रखिएगा, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। तो देखिए लोक लेखा समिति करती क्या है, तो मैंने बताया कि भारत सरकार का जो खर्च है और वो जो खर्च हुआ है वो किस मद में हुआ है, कहाँ पर कितना पैसा गया है, ये पूरी फाइल है वो इसके द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा तैयार की जाएगी। और उस जो भी इसने रिपोर्ट भेजी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने जो रिपोर्ट भेजी है, अगर भारत सरकार की जांच कर रहा तो ये राष्ट्रपति को भेजेगा, अगर राज्य सरकार की जांच कर रहा तो राज्यपाल को भेजेगा, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की जांच कर रहा है तो फिर ये राष्ट्रपति को भेजेगा। तो वहां पर अगर राष्ट्रपति के पास कोई रिपोर्ट आ गई है तो राष्ट्रपति संसद में रखेगा। तो जो रिपोर्ट इसकी होती है उसकी जांच करने का अधिकार किसे होती है, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति के लिए रिपोर्ट कौन तैयार करता है, प्रतिवेदन कौन तैयार करता है, तो आप बताएंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्योंकि लोक लेखा समिति जो है इसका काम होती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के तैयार किए गए रिपोर्ट की जांच करना। तो ये रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति। तो इसीलिए जो है इसके लिए रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो इसीलिए कहा गया है कि इसका मित्र भी है और मार्गदर्शक। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं,
22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, तो इसका डी हो जाएगा। ये लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है, ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इसका मित्र है, मार्गदर्शक इसलिए होता है क्योंकि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक तैयार कर देता है उसी की जांच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। इनके सदस्यों की नियुक्ति जो होती है स्पीकर के द्वारा की जाती है, मतलब इनका चुनाव होता है और अध्यक्ष जो होता है लोक लेखा समिति का वो विपक्ष का नेता होता है। इन सब की नियुक्ति जो होगी स्पीकर के द्वारा की जाएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। राज्य सरकार के, ये बात हो रही स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार। तो राज्य सरकार के जो विधिक सलाहकार हैं इनका जो पद है वो पार्ट 6 में है, पार्ट 6 में है और आर्टिकल जो दिया गया है 165 में, इसको हम लोग एडवोकेट जनरल बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलेंगे इसको, एडवोकेट जनरल अर्थात राज्य का महाधिवक्ता बोलेंगे, महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। और इस समय उत्तर प्रदेश का जो महाधिवक्ता है, उत्तर प्रदेश के जो महाधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता उनका नाम है अजय कुमार मिश्रा, अजय कुमार मिश्रा। और इनकी जो नियुक्ति की गई अजय कुमार मिश्रा की वो आप बताएंगे मई 2022 में की गई है। और इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य का महाधिवक्ता वही होता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। और इसका काम क्या होता है, सीधी सी बात है कि इसका काम क्या है, तो ये राज्य सरकार का प्रथम और सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। ये राज्य सरकार को संवैधानिक और वैधानिक दोनों मामले में ये मंत्रणा देता है और जो भी सरकार को जरूरत होती है, जहां जहां पर राज्य सरकार होगी वहां पर उसके मुकदमे का बचाव करने के लिए ये सॉलिसिटर जनरल, वो एडवोकेट जनरल वहां पर होता है। तो राज्य सरकार का विधिक सलाहकार एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल। और एडवोकेट जनरल का जो नाम है उसको राज्य का महाधिवक्ता कहते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं। और ये राज्य सरकार का प्रथम तथा सबसे बड़ा विधि अधिकारी माना जाता है, तो इसका थर्ड हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के जो महाधिवक्ता है वो अजय कुमार मिश्रा है और ये राज्य सरकार को उस संवैधानिक मामले में, विधिक मामले में मंत्रणा देंगे और इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राज्यपाल ही लाएंगे और राज्यपाल ही हटा देंगे। टोटल ये जो एडवोकेट जनरल है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द गवर्नर प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इसका थर्ड हो जाएगा। विधिक सलाहकार जो होगा एडवोकेट जनरल होगा, ये राज्य सरकार का प्रथम और सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और विधिक सलाहकार राज्य का वही हो सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। और इसका जो वेतन भत्ता है वो भी कौन तय करता है, तो इसका वेतन भत्ता तय करने का अधिकार राज्यपाल को है। और इस समय इसको वेतन भत्ता कितना मिल रहा है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसा मिलता है 2,25,000 रुपये इसको वेतन भत्ते के रूप में दिए जा रहे हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इनकी नियुक्ति कब हुई है, तो इनकी जो नियुक्ति हुई गिरीश चंद्र मुर्मू की वो आप बताएंगे 8 अगस्त 2020 को हुई है, 2020 को हुई है, 8 अगस्त 2020 को। और ये भारत के किस नंबर के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, 14वें नंबर के हैं। तो 14वें नंबर के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। तो जो प्रथम जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे वो नरहरि राव थे, ये प्रथम थे। और जो 14वें नंबर के हैं वो आप बताएंगे, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले किस पद पर थे, तो राज्यपाल के ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो ये आप बताएंगे 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक वो कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये 14वें नंबर के हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और इनकी नियुक्ति जो की गई है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
की गई है। तो ये किसका स्थान लिए हैं? 13वां कौन था? तो 13वां जो था वो आप बताएंगे। 13वां नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो था वो राजीव महर्षि था। राजीव महर्षि, तो इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। तो देखिए करंट का क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के किस नंबर के कैग बने हैं, तो आप बताइएगा 14 नंबर के हैं। 8 अगस्त 2020 को इनकी नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की गई है और ये 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। तो ये 2026 तक रह सकते हैं अगर 65 वर्ष उम्र बीच में नहीं आई। तो अगर उम्र पहले आ जाएगी तो ये 26 से पहले रिटायर्ड हो जाएंगे, और अगर उम्र नहीं आएगी 2026 तक ये चलते रहेंगे। तो चाहे उम्र पहले आ जाए चाहे कार्यकाल 6 वर्ष आ जाए। तो पहले जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे वो नरिहर राव थे। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा एक ऐसा नियंत्रक महापरीक्षक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग है जो 2 बार बना है। तो 2 बार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त होने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है अशोक कुमार चंदा। अशोक कुमार चंदा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं कि जो 2 बार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। हालांकि अब ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति रिटायर्ड होने के बाद दोबारा उस पद पर नहीं बैठेगा, लेकिन अशोक कुमार चंदा एकमात्र ऐसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं जो 2 बार यहाँ पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। लेकिन अब कोई भी आएगा तो एक ही बार होगा, या तो 6 वर्ष तक होगा या 65 वर्ष की आयु तक होगा। जो भी दोनों में पहले आ जाएगा उसी के हिसाब से रिटायर्ड हो जाएगा। तो गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं। पहले जो नरिहर राव है और 13वें जो थे वो आप बताएंगे राजीव महर्षि हैं। तो इसका 3rd हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन एक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? अर्थात ये कह रहा है कि कौन सा काम नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं कर सकता है। तो आपको बता दें कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य है, जैसे ये राज्य सरकार का या केंद्र सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा कर सकता है, और कितना पैसा किस मद में गया है वो भी ये देख सकता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसके साथ साथ डिपार्टमेंट से व्यापार के लिए जो पैसा जाता है, विनिर्माण के लिए जो पैसा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पैसा जाता है उसकी भी जांच करता है। अर्थात भारत का पैसा जहां जहां पर जाएगा, पब्लिक फाइनेंस का पैसा जहां जहां पर जाएगा, उन सब की जांच करने का अधिकार इसे दिया गया है। तो देखिए कहां कहां पर ये जांच कर सकता और क्या नहीं कर सकता। पूछ रहा है कि कौन सा काम ये नहीं कर सकता है। तो ये हमें नहीं देखना क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है क्या नहीं कर सकता है। तो क्या नहीं कर सकता ये देखते हैं। यह भारत की संचित निधि से होने वाले सभी खर्चों की लेखा परीक्षा करना है और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। सही है। अगर भारत सरकार का ये प्रतिवेदन तैयार करते हैं तो राष्ट्रपति को देंगे, राज्य सरकार का पैसा अगर खर्चे की जांच करते हैं तो राज्यपाल को देंगे। पहला तो भाई सही है, ये खर्चों की लेखा परीक्षा करना है, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, पहला सही। आकस्मिक निधि ये दूसरा है, और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी करता है। आकस्मिक निधि पर भी ये काम करता है, जांच करता है। सभी व्यापार, देखिए जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है तो व्यापार के लिए या निर्माण के लिए, लाभ हानि के लेखाओं के लिए ये जो पैसा जाता है उसकी भी जांच करेगा। ये सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये कर सकता है। देखने में भले लग रहा है कि नहीं कर पाएगा, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ पैसा जो है व्यापार के लिए, निर्माण के लिए, इन सब में जो लाभ है, हानि है, इन सब की ये जांच करता है, ये सही है। तीसरा और चौथा, सार्वजनिक धन की प्राप्ति जो पब्लिक फाइनेंस की प्राप्ति और खर्चे निर्गम का नियंत्रण करना, नहीं ये नियंत्रण करने का अधिकार नहीं, जांच कर सकता है, लेकिन खर्चे का नियंत्रण करना ये काम इसका नहीं है। और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ऐसा कुछ नहीं है। चौथा गलत है। तो
तो चौथा ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना था, क्या नहीं कर सकता। चौथा नहीं कर सकता है, पब्लिक का जो पैसा है तो वो उसकी वो वसूलने का काम इसका नहीं है, तो पब्लिक फाइनेंस की प्राप्ति नहीं, वसूलेगा नहीं। और खर्च का नियंत्रण करना, तो खर्चे का नियंत्रण के लिए चेतावनी देगा, ये नियंत्रित नहीं करेगा बल्कि नियंत्रण के लिए चेतावनी दे सकता है, ये गलत है। चौथा गलत, बाकी ये तीनों सही है। लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या नहीं कर सकता है, तो चौथा ये नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन डी सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, कैग से रिलेटेड है। तो पढ़िए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, सही है। अपने पद से उसे हटाया जाता, उसे अपने पद से हटाया जा सकता है, तो उसे अपने पद से संसद ही हटाएगी, तो राष्ट्रपति द्वारा गलत है। संसद के पहले बता दें कि इसको जो हटाया जाएगा वो आप बताएंगे साबित कदाचार, साबित कदाचार का मतलब हो गया मिसबिहेवियर, प्रूव मिसबिहेवियर, तो साबित कदाचार और असमर्थता, ये दो आधार पर इसको हटाया जाएगा। असमर्थता, इनकैपेसिटी, तो दो आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है, और दोनों आधार पर जो हटाने जाने का यहाँ पर नियम है वो संसद द्वारा महाभियोग पारित करके किया जाता है। संसद में जैसे लोकसभा हो गया, लोकसभा होगा, और दूसरा राज्यसभा है, तो जानकारी देने के लिए कहीं भी लाया जा सकता है, इन पर महाभियोग कहीं भी चलाया जा सकता है। तो लोकसभा में अगर लाएंगे तो कम से कम जानकारी देने के लिए 100 सदस्य होने चाहिए, और राज्यसभा में जानकारी देने के लिए 50 सदस्य हो जाएंगे। तो लोकसभा में जानकारी देने के लिए 100, राज्यसभा में जानकारी देने के लिए 50। और इसमें कब पारित किया जाएगा, तो उपस्थित और मतदान करने वाले कितने सदस्य, 2/3 सदस्य। अगर 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले इनके अगेंस्ट अगर यहाँ पर मतदान कर दिए तो इनको अपने पद से मतलब इनके पद से हटना होगा। तो देखिए महालेखा परीक्षक को कैसे हटाया जाएगा, तो संसद में साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर एक अभियान चला करके, जो कि महाभियोग से मिलती जुलती प्रक्रिया होती है, तो उसी के आधार पर संसद में संबोधन कर दिया जाएगा और इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में। लोकसभा में लाया जाएगा जानकारी देने के लिए 100 सदस्य, राज्यसभा में लाया जाएगा जानकारी देने के लिए 50 सदस्य। ये तो जानकारी देने की बात है। और यदि उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य अगर इनके खिलाफ मतदान दे देते हैं तो महाभियोग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इनको जो है यहाँ से अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति पर क्या होता है, तो 1/4 जानकारी देने के लिए, और वहाँ पर उपस्थित और मतदान नहीं होगा बल्कि कुल सदस्यों का 2/3 होगा, लेकिन यहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 होगा। तो देखिए इसमें पूछ रहा कैसे हटाया जाएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कैसे हटाया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा गलत है। संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर बिल्कुल सही है, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर ये सही है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ये गलत है। राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर इसका सेकंड हो जाएगा। सेकंड संबोधन का मतलब वही उपस्थित और मतदान करने वाले कितने सदस्य, 2/3 सदस्य, तो इसका सेकंड हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य और शक्तियों सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और उसे सीएजी को लेखों की तैयारी करके उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया है और ये संशोधन कब किया गया था, तो देखिए 1971 से पहले क्या था कि जो अकाउंटिंग थी, तो जो अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग हो गया जिसको हम लोग लेखा परीक्षण कहते हैं, तो लेखा परीक्षण का भी अधिकार था। और ऑडिट भी कर सकता है,
तो ऑडिट करने का अधिकार दोनों को अधिकार दिया गया था। तो इसे कैग को अकाउंटिंग का भी अधिकार दिया गया था और ऑडिट करने का भी अधिकार दिया गया था। लेकिन 1971 का जो संशोधन है, जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को लेकर के अधिनियम लाया गया था, तो उस समय 1971 में लाया गया था। और 1971 में जब लाया गया तो इसे पारित कब कराया गया था? 1976 में। तो 76 में पारित कराया गया, लाया गया था 1971 में। और जब पारित कराया गया तो उस समय सरकार जो थी वो इंदिरा जी की सरकार थी। तो उस समय ला करके जो अकाउंटिंग का मामला है इसको ऑडिट वाले विचार से हटा दिया गया था। तो ये अकाउंटिंग का मामला हट गया है और ऑडिटिंग मामला अभी भी चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें दोनों को अलग अलग कब किया गया था, अर्थात लेखा परीक्षण को मतलब अकाउंटिंग को इसको कब हटाया गया था? तो 1971 अधिनियम के तहत 1976 में हटा दिया गया था। 1976 में हटाया गया और ये 71 में अधिनियम लाया गया था। और अधिनियम किस नाम से था? तो महानियंत्रक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित अधिनियम। और उसमें किसको किसको हटा दिया गया था? तो जो इनके कार्य है, इनका कार्य आर्टिकल 149 में दिया गया है। आर्टिकल 149 में दिया गया है। तो इसमें 76 से पहले इनके दो काम थे। अकाउंटिंग का भी काम करना होता था इनको, अकाउंटिंग का काम था और ऑडिटिंग का काम था। ऑडिट भी यही करते थे, ऑडिट का भी काम था। लेकिन 76 में अकाउंटिंग को लेखा परीक्षण का काम हटा दिया गया, बचा कौन? ऑडिट वाला। और ये काम कब किया गया था? 76 में किया गया था। और कब अधिनियम लाया गया था? 1971 में। और नाम क्या था अधिनियम का? नियंत्रक के कर्तव्य और शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम। तो लाया गया अधिनियम 71, पारित कराया गया इसे 76 में। और इसमें होना क्या था? अकाउंटिंग को हटाना था। और किसमें से, कहां से हटाना था? ऑडिट से। तो ये ऑडिट कर सकता है लेकिन लेखा परीक्षण का काम इसे नहीं है। तो दो हिस्से जो किए गए थे वो 76 में किए गए थे। तो ये सेकेंड सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछ रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, ये तो है ही है। और विधि सलाहकार ये सलाह किस मामले में देते हैं? तो सलाह ये दो मामले में देंगे, एक संवैधानिक मामले में मंत्रणा देते हैं, संवैधानिक मामले में मंत्रण देंगे, और दूसरा जो है विधिक मामले में मंत्रणा देते हैं। और ये किसको मंत्रणा देते हैं? अटॉर्नी जनरल। तो भारत सरकार को मंत्रणा देते हैं, भारत सरकार को इन्हें मंत्रणा देने का अधिकार है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? अटॉर्नी जनरल किसके विधि सलाहकार हैं? तो किसके विधि सलाहकार है? राष्ट्रपति के? गलत है, राष्ट्रपति तो उनकी नियुक्ति कर देता है। प्रधानमंत्री के भी गलत है, लोकसभा के भी गलत है। सलाहकार किसके हैं? भारत सरकार के। तो ये भारत सरकार के सलाहकार है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी ये भारत सरकार के विरुद्ध ना तो मुकदमे की सुनवाई में खड़े हो सकते हैं, ना ही कोई अपना निर्णय दे सकते हैं। विरुद्ध तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये भारत सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकते, बल्कि भारत सरकार के यस मैन है। जैसा भारत सरकार कहेगी वैसा इन्हें करना पड़ेगा। इनके खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ इन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। अगर ये ऐसा करते हैं तो संवैधानिक नहीं माना जाएगा। तो राज्यपाल और अटॉर्नी जनरल ये दोनों ऐसे होते हैं जो खास करके भारत सरकार के अंतर्गत जुड़ करके ही कार्य करते हैं। तो किसका विधि सलाहकार है? भारत सरकार का है। भारत सरकार के विरुद्ध ना तो इसे कुछ बोलने का अधिकार है, ना ही किसी न्यायालय में मुकदमे में सुनवाई करने का इसे अधिकार दिया गया। और किस मामले में सलाह देता है? तो संवैधानिक मामले में मंत्रणा देता है, विधिक मामले में मंत्रणा देता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए ये आ चुका है भारत सरकार का, भारत का सॉलिसिटर जनरल। अब ये सॉलिसिटर जनरल क्या है? तो जो ये सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल, उसको हम लोग महान्यायाभिकर्ता कहते हैं, महान्यायाभिकर्ता हिंदी में कहते हैं, या इसको ऐसे हिंदी में ही पूछ लिया जाता है सॉलिसिटर जनरल।
सॉलिसिटर जनरल तो जो सॉलिसिटर जनरल है इसकी विशेषता क्या है? तो आप बताएंगे कि ये जो अटॉर्नी जनरल है वो संवैधानिक है, ये गैर संवैधानिक पद है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह एक गैर संवैधानिक पद है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कोई भी उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक पद है। मतलब विधिक है लेकिन संवैधानिक नहीं है, यह एक विधिक पद है, इसका संविधान में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ये करता क्या है? जो महान्यायकर्ता जो सॉलिसिटर जनरल ये करता क्या है? तो आप बताइएगा। यह भी एक न्यायिक सलाहकार है, यह भी एक न्यायिक सलाहकार है। और ये सलाह किसको देता है? तो आप बताएंगे महान्यायवादी, ये महान्यायवादी का अधीनस्थ अधिकारी है। महान्यायवादी, तो ये महान्यायवादी की जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये महान्यायवादी को सहायता करता है, महान्यायवादी की सहायता करता है, महान्यायवादी को परामर्श देता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो सॉलिसिटर जनरल है ये गैर संवैधानिक पद है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे और इसकी भी यही योग्यता होगी जो महान्यायवादी की योग्यता होती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसको भी वही वेतन भत्ता मिलता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन भत्ता मिलता है, लेकिन ये संवैधानिक नहीं है बल्कि गैर संवैधानिक है। ये करता क्या है? तो आप बताइएगा। ये महान्यायवादी के कार्यों में सहायता करता है, उनको परामर्श देता है और ये महान्यायवादी का अधीनस्थ अधिकारी होता है, अधीनस्थ अधिकारी होता है। ये महान्यायवादी के अंडर में काम करता है, ये डायरेक्ट भारत सरकार से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल जो है वो लीगल एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर है, तो इसका सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। बाकी ये सलाहकार गलत है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी ये भी गलत है, प्रशासनिक अधिकारी ये भी गलत, न्यायिक सलाहकार है। और ये जो मेन काम है ये सलाह किसको देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देता है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। इस समय भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है उसका नाम है तुषार मेहता। तुषार मेहता जो है इसमें सॉलिसिटर जनरल है, तुषार मेहता। 2018 में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। तो ये इनका काम है महान्यायवादी को सलाह देना, उनके कार्यों में सहायता देना, इसका सेकंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार हमने बताया था, राज्य सरकार का प्रथम तथा सबसे बड़ा विधि अधिकारी राज्य सरकार का प्रथम था सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। ये राज्य सरकार को संवैधानिक तथा विधिक दोनों मामलों में मंत्रणा देता है। तो उत्तर प्रदेश का जो महाधिवक्ता है वो हमने पहले बता दिया था, उनका नाम है अजय कुमार मिश्रा और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो कुल मिलाकर के जो पोजीशन, जो अहमियत सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है वही स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत एडवोकेट जनरल का बिल्कुल संवैधानिक पद है। और ये किस आर्टिकल में दिया गया? तो आर्टिकल 165 में दिया गया। इनकी नियुक्ति जो हो जाएगी राज्यपाल के द्वारा और एडवोकेट जनरल वही हो सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और आज के महाधिवक्ता की जो वेतन भत्ता है वो आप बताएंगे 2,25,000 रुपये इनके वेतन भत्ते दिए गए हैं। तो ये 2,25,000 रुपये इनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। तो इसका सेकंड हो जाएगा। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता होता है, संवैधानिक और विधिक मामले में मंत्रणा देता है। जहाँ पर राज्य सरकार होती है वहाँ पर किसी भी मामले में ये वहाँ पर खड़ा हो सकता है। लेकिन इससे राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। तो सेकंड सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए कैग के बारे में है। भारत के नियंत्रक
महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी संघ का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए आप कह सकते हैं कि ये जो कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये 3 लोगों की प्रतिवेदनों की जांच करता है। एक भारत सरकार है, ये भारत सरकार के खर्चे की जांच कर सकता है, राज्य सरकार के खर्चे की जांच करता है, राज्य सरकार के खर्चे की जांच करता है, और संघ राज्य क्षेत्र की जो सरकार है उसके खर्चे की जांच करेगा। राज्य सरकार, भारत सरकार, यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है, इनकी सब की जांच कर सकता है। तो भारत के लेखों की जांच कर रहा है तो ये रिपोर्ट किसको देगा? ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति बहस के लिए किसके पास पहुंचाएगा? संसद के पास पहुंचाएगा। और राज्य सरकार के अगर लेखों की जांच कर रहा है तो राज्यपाल को देगा, और राज्यपाल उस मामले को बहस के लिए कहाँ पहुंचाएगा? राज्य विधानमंडल के पास पहुंचाएगा। और जो संघ राज्य क्षेत्र का है तो संघ राज्य क्षेत्र का राष्ट्रपति को दे देगा, और राष्ट्रपति इसे कहां पर पहुंचा देगा? बहस के लिए संसद में पहुंचा देगा। तो वही पूछ रहा है कि इसमें ऐसा करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो आप बताएंगे ऐसा करने का अधिकार जो दिया गया है वो राष्ट्रपति को दिया गया है, केंद्र सरकार का अगर मामला है तो वही पूछ रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखों को, तो संघ के लेखों के प्रतिवेदनों को इसे देने का अधिकार किसको है? तो संघ के अगर लेखों के प्रतिवेदन को देख रहा है तो ये राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति बहस के लिए कहां पर भेजेगा? संसद। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को गलत है, लोकसभा के अध्यक्ष को गलत है, भारत के कानून मंत्री को गलत है। मैंने कहां पर बताया था? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को ये दे देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है। अगर केंद्र सरकार का देख रहा है तो राष्ट्रपति को देगा, राज्य सरकार देख रहा है तो राज्यपाल को देगा, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को देख रहा तो भी राष्ट्रपति को दे देगा। तो इसमें भारत सरकार के अगर लेखों की जांच कर रहा है तो उसे राष्ट्रपति को देने का अधिकार है। तो इसका डी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो होती है आर्टिकल 148A के तहत की जाती है, और नियुक्ति करने का अधिकार आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित वित्तीय कॉलेजियम, नहीं, गलत है। कॉलेजियम सिस्टम का इससे कोई लेना देना नहीं है। संसद की लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा, नहीं, ये भी गलत है। अनुशंसा की जरूरत नहीं होती है। संविधान के आर्टिकल 148, तो 148A का प्रयोग करके राष्ट्रपति महोदय संविधान के आर्टिकल 148 का प्रयोग करके राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। तो इसका थर्ड हो जाएगा। कैग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसका थर्ड सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? अर्थात महालेखा परीक्षक, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? वैसे तो ब्रिटिश इंडिया में तो बहुत पहले ही 1937 से ही चला आ रहा है, लेकिन इसका जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद पहली बार तो ये गैर संवैधानिक है नहीं, संवैधानिक पद है। तो संवैधानिक पद अगर है तो इसका मतलब भारत का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो मूल संविधान है, वहीं से इसका पद दिया गया, मूल संविधान से है। मतलब इसका पद 26 जनवरी 1950 से ही चल रहा है, जब संविधान लागू हुआ था। तो संविधान में इसकी व्याख्या है, संविधान द्वारा दिया गया है। अधिनियम तो बनाना नहीं पड़ा था, इसको बाद में तो लाया नहीं गया है। मूल संविधान में ये गलत है, संविधान द्वारा ये सही है। मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा कोई जरूरी नहीं है। ये सब तो तब होता है जब संविधान के बाद बनाया गया है। ये तो मूल संविधान में ही था।
तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद है वो भारत के मूल संविधान में है, इसलिए इसका सेकंड हो जाएगा, सेकंड होगा इसका सेकंड। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य पूछ रहा है। कार्य क्या करते हैं? तो आय व्यय का लेखा जोखा करेंगे, लोक वित्त का संरक्षण का काम करेंगे। तो भारत सरकार का जहाँ जहाँ पर पैसा जाएगा उसकी जांच करेंगे, संरक्षण करेंगे, नियंत्रण करेंगे। नागरिक की स्वतंत्रता के संरक्षक रूप में गलत है, लोक वित्त के संरक्षक रूप में, पब्लिक फाइनेंस का तो ये गार्जियन है ही है, तो ये तो सही है। सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में गलत है, ऊपरी सभी नहीं, ये गलत है। तो इसका जो हो जाएगा लोक वित्त के संरक्षक के रूप में ये कार्य करता है, क्योंकि इसका जो काम है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वो न सिर्फ बल्कि जांच करना, बल्कि ये अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो तत्काल ये चेतावनी भी दे सकता है, तो जांच भी कर सकता है, नियंत्रक भी हो सकता है। तो अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उस पर जो है ये नियंत्रण भी करेगा। कहने का मतलब है कि विकास के नाम पर पैसा बर्बाद भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि विकास भी ना हो, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटने पाए, विकास भी हो जाए और पूरा पैसा भी खर्च ना होने पाए। तो इसकी जांच के लिए जो नियुक्ति की गई है वो आप बताएंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसीलिए कहा गया भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वॉच डॉग है, जो सबसे बड़ा प्रहरी है, सबसे बड़ा ताला है, सबसे बड़ा जो रखवाला है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू इस समय है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं और आशा कर सकते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अब आगे जब हम कभी मुलाकात होगी तो एक नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद।